मुश्किलात ने पाकिस्तान का घर देख लिया है। पंजाब में आजकल कई इतबार से ये रिकॉर्ड तोड़ सैलाब है। अरसे से खुश्क पड़े दरियाए रावी में 38 साल के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उसकी जद में है, जबकि दरिया चनाब में सैलाब का 11 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। सियालकोट में बारिशों का 49 साल रिकॉर्ड टूट गया है और 405 मिलीमीटर तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। इसी तरह से सतलज दरिया भी बिफरा हुआ है। मुसलसल बारिशों ने हालात जो है मज़ीद अबतर कर दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक मानसून बारिशों का नवा दौर जो है आने को है, जिसमें लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल और में जो है मज़ीद बारिशें होंगी। कादराबाद के अहम बैराज को जो है बचाने के लिए इंतजामिया ने दरियाए चनाब के 2 पुश्ते जो हैं धमाके से उड़ा दिए, लेकिन इसके बावजूद जो है कादराबाद पर जो है दबाव मज़ीद बढ़ रहा है। DG ISPR और चेयरमैन NDMA की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जी हेड खानकी में 10 लाख क्यूसिक का रेला है, जबकि गंडा सिंह वाला जो एक इलाका है वहाँ से 2.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है गुजर रहा है। सैलाब से अब तक जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इमदादी कार्रवाइयों में 2 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 2 ज़ख्मी हुए हैं। अगले 48 घंटों में जो है रावी और चनाब के लिए इंतहाई जो है वो नाजुक बताए जा रहे हैं और पंजाब के 8 अजला में जो है फ़ौज को तलब कर लिया गया है। NDMA के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का कहना है कि जी 2,10,000 अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। बारिशों से गुरुद्वारा करतारपुर पानी में डूब चुका है। राहदारियों और अहाते में 3 से 6 फुट जो है पानी जमा है। यहाँ पर भी पाक फ़ौज की तरफ से बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कहने को तो ये कुदरती आफत है, लेकिन इसमें दस्ते इंसान का भी बहुत बड़ा हाथ है। कहीं पानी की राहगुजर पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई हैं और कहीं मोटरवेज और जो पुलों ने और जो फ्लाईओवर बनाए गए उन्होंने पानी के बहाव के कुदरती रास्ते को रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का शिकार है और वो तन्हा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया हमारी मदद करे। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारा साथ देंगे डॉक्टर हसन अब्बास साहब। माहिर हाइड्रोलॉजी हैं और वाटर रिसोर्सेज हैं। उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से जो है PhD किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में शरीक भी हो रहे हैं। ये जो बढ़ती कहते हैं ना सैलाबी सूरत हाल है, इसके मोहरिकात क्या हैं? इसके ये 2 मेन मुहर्रिकात हैं। एक तो जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो एक ऑब्वियस सी वजह है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इस वक्त जो इसकी वजह है वो एक पैसिफिक ओशन का फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं एनसो। तो इसकी वजह से एशियन मानसून जो है वो स्ट्रांग हो गया है। और दूसरा फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त हर स्टॉर्म सिस्टम जो है दुनिया में जो बन रहा है वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर बन रहा है। उसके बीच में ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ज़्यादा बड़ा बादल बनता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल के तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि हमारा मानसून जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा उसके बीच में जो है वो बाज़ लोग ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इसमें एक तीसरी चीज़ भी है। वो तीसरी चीज़ दस्ते कुदरत नहीं है बल्कि वो दस्ते इंसान है कि आपने कहते हैं पानी की राहगुजर पे जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ आप लोगों ने बनवा, आपसे मुराद मेरी मतलब है कि जो लोग बनाते हैं उन्होंने बना डाली। जंगलात को बेरहमी से काटा गया जिसकी वजह से इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप मतलब है दरिया के ऊपर मतलब है होटल्स और वो बने हुए हैं। और यही अभी हम देख रहे हैं कि जो पंजाब में जहाँ पे रावी दोबारा बड़े अरसे के बाद जो है दोबारा उसमें पानी आया है, तो रावी के बेड के ऊपर जो है बाकायदा बस्तियाँ बसाई गई हैं। ये कितना बड़ा फिनोमेना है। और साथ साथ कि जो पुल बनाए गए तो उन पुलों ने रास्ता रोक दिया, जहाँ सड़कें बनाई गई, मोटरवेज बनाई गई, उन्होंने पानी का गुजरने की जो एक कुदरती रास्ता है उसको रोक दिया। उसकी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। जी जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। इसके बारे में एक बड़ी मशहूर सेइंग है। हाँ। मुझे पता नहीं है ये बात किसने की थी, लेकिन कहते हैं कि जो सैलाब हैं वो तो कुदरत लेके आती है, लेकिन जो सैलाब से नुकसान होता है वो इंसान खुद लेके आते हैं। तो बुनियादी तौर पे यही हो रहा है हमारे साथ कि सैलाब के गुजरने की जगह है, दरिया ने अपना रास्ता बनाया हुआ है, सदियों से वहाँ पे चल रहा है। और एक और चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कि पहली दफ़ा इतने बड़े सैलाब नहीं आए। ये 1992 में भी इस तरह के सैलाब आए थे आपके चनाब रिवर में, जैसा अभी आप देख रहे हैं। इसी तरह से 1929 में फ्लड्स आए थे जो बहुत बड़े सैलाब थे, फिर 2010 में आया था। तो ये तो अपने रास्ते से गुजरते हैं सैलाब, और ये ऐसा सैलाब हर साल नहीं आता। कोई ऐसा है जो 50 साल के बाद आता है, कोई ऐसा है जो 100 साल के बाद आता है। तो अगर आप इन रास्तों के बीच में आके बैठ गए, आपने बस्तियां बसा दी हैं, तो इसमें कोई मतलब है कि सैलाब का तो कसूर नहीं है। ये तो कुदरत का निज़ाम है, ये चल रहा है, सदियों से चल रहा है, बल्कि मिलियन ऑफ ईयर से चल रहा है। तो इसमें देखें हमने जो गलतियां की हैं रिसेंटली, जो स्पेशली दरियाओं के बीच में एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वजह यह है
कि हमने अपने डैम्स के ऊपर बड़े बड़े दरिया वो अपने दरियाओं के ऊपर बड़े बड़े डैम्स बना दिए। हमने सिंध तास मुआहदा करके 2 दरिया बंद करवा दिए। हमने इंडिया को कहा कि जी सतलुज और रावी को बंद कर दो। तो अब हम ये समझ बैठे कि अब क्योंकि तो डैम बन गए, ये दरिया बंद हो गए, इनमें कभी पानी नहीं आएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि 1988 में सतलुज में पानी आ गया और अभी आप देखें रावी में पानी आ गया। तो ये चीज़ें जो देखें, डैम जो है वो पूरे सैलाब को तो कभी भी नहीं रोक सकता, बल्कि छोटे छोटे सैलाब को रोक लेता है और लोग समझते हैं कि अब दरिया छोटा हो गया है। लेकिन जब बड़ा सैलाब आता है जिसको डैम नहीं रोक सकता तो फिर नुकसान ज़्यादा होता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ हुई, हमें 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा। अब ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो बात थी कि प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क का बता रहे हैं आपको कि जी 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जी ठीक है, रावी के ऊपर रूडा बना दो। वो बहुत बड़ी स्कीम उन्होंने वहाँ पे खड़ी कर दी। और देखें, ये जो स्कीमें बनाने वाले होते हैं ये सारे लैंड ग्रैबर हैं। इनका तो काम है कि ये स्कीम बनाएं, दरिया के बीच में प्लॉट भेजें और उसके बाद में जाके दुबई बैठ जाएँ। फिर इनको कोई पूछ नहीं सकता। मरता तो वो है जिसकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूब गई, मरता तो वो है जो बैठा हुआ था उसके घर में पानी आ गया। उनको तो नहीं पता कि हाइड्रोलॉजी क्या होती है। ये जो इतनी इतनी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, ये एक्सपर्ट्स को नहीं लेके आते, ये एनालिसिस नहीं करवाते और फिर जो अपने नक्शे हैं ये रिश्वत दे के पास करवा लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसी गलत जगहों के ऊपर गलत किस्म की इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, लोगों का पैसा लेके गायब हो जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो सरकारी महकमों को पैसे दे के तो उल्टी सीधी रिपोर्टें लिखवा लेते हैं कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। जैसे आपने फरमाया फंड और इस तरह की चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। जी, जैसे वो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा कहते हैं गालिबन, जिसका भी आपने तस्करा किया, और कई कहते हैं सिटीज़ को, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि कई सिटीज़ को, वो चाहे पिंडी हो, लाहौर हो, उसके आसपास के इलाके हो, नवाही इलाके हों, वहाँ पर और तमाम की तमाम बड़े सियासतज़दा लोगों की ज़मीनें और उनकी जो है वो कहते हैं ना प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं। तो उसने हालात को मज़ीद अबतर नहीं किया है इस पूरी सूरत हाल में, जो मैं आपकी बात समझा। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब ये सारी चीज़ें मिलजुल के बनती है ना, तो फिर ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का बायस बन रहे हैं। जी। अच्छा, इसमें वज़ीर-ए-आज़म का मैं बयान पढ़ रहा था कल, जो उन्होंने कहा कि जी कुदरती आफात है, माहौलियाती तब्दीली है, हम तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया हमारी मदद करे। लेकिन दुनिया यकीनन ये सवाल करेगी कि किसने कहा था कि आप रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दें और आप जनाब फला जगह के ऊपर दरिया के रास्ते पर। तो ज़ाहिर है कि कसूर तो पहले हमारा अपना है, हम अपनी मदद करने के लिए क्या करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कई गवर्नमेंट के आपको नज़र आता है कि उनकी तरजीहात है कि भाई चीज़ों को दुरुस्त भी करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट में जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप का काम होता है कि वो सही किस्म के एक्सपर्ट से सही किस्म की राय ले। उन लोगों को पकड़ें वो कौन लोग थे, क्यों उन्होंने रिपोर्ट लिखी और क्यों उन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। तो वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। बाकी जो लैंड माफिया है वो भी शामिल होता है। बाकी जो सो कॉल्ड एडवाइजर हैं हुकूमत के, वो भी इसमें शामिल होते हैं, जो पुरानी हुकूमतों में रहे, जिन्होंने गलत आज भी हैं वो लोग। ऐसी तो अभी का वज़ीर आज़म जो भी कहता है वो पुरानी हुकूमत है, आज भी। मुझे बताइए, ये जो एक वो है कि जी रावी के बेड के ऊपर तामीरात, मेरे ख्याल में वो मनसूबा तो ख़त्म हो जाना चाहिए ये, क्योंकि हर 2-4 साल बाद, 5 साल बाद आपको सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, और वो तो पहले दिन से ही मनसूबा जो है वो गलत था। लेकिन उसको आगे चलाने के लिए उस जगह के दौरे करते रहे बड़े बड़े अरबाब इख्तियार, और उसके ऊपर बड़ी जो है वो तालियां बजती रही और कि जनाब आप पता नहीं पाकिस्तान को किधर से किधर लेके जाने लगे इस मंसूबे के हिसाब से। तो अब देखिए वो कलई खुल गई है उनकी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करवा दी लोगों की, वो तो कहीं पैसे वैसे अपनी जेब में डाल के गायब हो जाएंगे, उनको कोई नहीं हाथ डाल सकेगा। जिनके पैसे डूब गए। अच्छा, मुझे बताइए, मैं जो सुन रहा हूँ खबरों में भी चल रहा है कि जी फला इलाके को बचाने के लिए फला जगह का पुश्ता तोड़ दिया गया। ये किस चीज़ को बुनियाद बना के फैसला किया जाता है कि बाद इसमें लोग इस शक व शुबे का इजहार करते हैं कि जी गरीब बस्तियों को, काश्तकारों को, उनको नुकसान होता है और बड़े लोग जो अपनी ज़मीनों को, अपनी जो तामीरात हैं उसको बचा लेते हैं। ये क्या फ़लसफ़ा होता है इसके पीछे कि कहाँ पे पुश्ता तोड़ना है, कहाँ किन इलाकों को ज़ेरे आब लेकर आ जाएँ, किन को बचाएँ, ये इसको फैसला कौन करता है? हुकूमती करती है, लेकिन क्या उसकी कोई रैशनैलिटी होती है? जी, रैशनल होता है उसका कोई? देखिए जी, इसकी जी ये जो आपके डेवलपमेंट मॉडल्स बने हैं ना, 1850 से अंग्रेज़ ने बनाने शुरू किए। उसके बाद में हमने आज़ाद होने के बाद वही डेवलपमेंट मॉडल्स हम उनको आगे लेके चल पड़े,
और इसमें हमने जिद्दत ये लाई कि हमने दरियाओं के ऊपर पहले डैम नहीं थे, लार्ज डैम्स नहीं थे, वो भी हमने बना दिए। ये इनमें से कोई भी जो डेवलपमेंट मॉडल पिछले 100-150 साल में बना है इस इंडस बेसन में, वो क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं है। और इन्हीं मॉडल्स के बीच में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको बचाने के लिए ये पुश्ते बनाए जाते हैं कि जब दरिया अपना कम सैलाब होता है तो वो उसको काबू करके तो उसके बीच में से गुजारते हैं जी। और जिस वक्त अगर दरिया में पानी ज़्यादा आ जाए तो इन पुश्तों के बीच में जगह रखी जाती है कि स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आप पुश्ते को तोड़ देते हैं ताकि पानी का प्रेशर जो है वो साइड पे निकल जाए और आपका स्ट्रक्चर बच जाए। लेकिन ये जिस ज़माने में ये बनी थी चीज़ें, उस वक्त ये खाली जगह होती थी, इसके बीच में लोग आबाद नहीं थे। लेकिन क्योंकि पुश्ता आपने हर साल तो नहीं तोड़ना होता, 50 साल के बाद 100 साल के बाद कोई एक आध दफ़ा ऐसा मसला आता है कि आपको पुश्ता तोड़ना पड़े, तो अब लोगों को तो नहीं पता, ना बताया जाता है कि ये इधर पुश्ता तोड़ने की जगह बनाई गई है। और फिर जिस वक्त वो अब आता है तो अब वहाँ पे तो आबादियाँ आ चुकी हैं। 50 साल पहले जहाँ पे आपने पुश्ता तोड़ने की जगह बनाई थी सैलाब से बचने के लिए, अब वहाँ पे आबादियाँ हैं, गाँव आबाद हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, स्कूल बन गए हैं, लोग आ गए हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्डिंग कंट्रोल्स में आती हैं, जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने लोगों को मना करना होता है कि भाई ये पुश्ता तोड़ने के बाद अजाफी पानी के गुजरने की जगह है और आप उसको वैसे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैलाब के मौसम में आपने उधर से निकलना होता है। तो लेकिन ये जितने भी इस तरह के डेवलपमेंट मॉडल्स हैं ये पुरानी टेक्निक्स हैं। ये उस ज़माने में सोचे गए जिस ज़माने में हम ये समझ बैठे थे कि हम ये सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स बना के दरियाओं को कंट्रोल कर लेंगे, सैलाब को कंट्रोल कर लेंगे। अब तो पूरी दुनिया इस चीज़ से निकल आई है। अब तो पूरी दुनिया ये कहती है कि रूम फॉर द रिवर, दरिया का उसका रास्ता वापस करो। और फिर दुनिया कहती है कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स हैं, इनको डिसमेंटल करो, रास्ते से हट जाओ। पहले होता था फ्लड कंट्रोल, फिर बना फ्लड मैनेजमेंट, और आज क्या कहते हैं? आज कहते हैं फ्लड अडेप्टेशन, कि आप फ्लड्स के साथ अपने आप को हम आहंग करो। दरिया बड़ा है, कुदरत बड़ी है, और हमने दरिया की रिस्पेक्ट करनी है, हमने कुदरत की रिस्पेक्ट करनी है, और अपनी जगह पे बैठते हैं, उसकी जगह पे नहीं आना। इस फिलॉसफी के साथ अगर आपकी फर्दर डेवलपमेंट हो, इस फिलॉसफी की बेस पे आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हो, तो आपका फ्यूचर सेफ है। लेकिन आज भी अगर सैलाब का सीज़न गुजरने के बाद आप दोबारा कहते हैं कि जी हमने मज़ीद डैम बनाने हैं, हमने मज़ीद नहरें बनानी है, हमने मज़ीद क्या बैराज बनाने हैं, तो आप वही गलती दोबारा कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि जब से ये कहते हैं ना कि दरिया बिफरे हैं और बात हुई है, तो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया हो और हमारे बड़े बड़े अफसरान भी हैं और मतलब वज़रा भी हैं, वही बातें कह रहे हैं कि जी नहर बनानी चाहिए थी, चुलिस्तान तक नहर लेके जाएं, और जनाब डैम्स अगर होते तो फिर ये शर ना होता। तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल हल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? पानी को ज़ख़ीरा कैसे किया जाएगा? पानी को इस्तेमाल के लिए क्या नहीं? एक तरफ तो जी देखिए जी, एक तरफ तो ये कहते हैं कि डैम्स होने चाहिए, तो डैम से सैलाब नहीं है, तो फिर इंडिया से सैलाब निकल के इधर क्यों आ रहा है? चीन में क्यों सैलाब आ जाता है? यूरोप में क्यों सैलाब आ गए? अमेरिका क्यों सैलाब में डूब जाता है? लेकिन पानी कहीं तो एक तरफ तो कहते हैं तो हजारों डैम, डैम तो सैलाब को रोकता ही नहीं है। डैम नहीं सैलाब को रोकते। ये जो डैम जमा करने के लिए पानी, मतलब डायरेक्ट डैम्स की जरूरत है, होनी चाहिए, लोग बड़ा के नहीं है जी, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। उसका मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। अगर आप अपने दरिया के रास्ते को खोल देते हैं ना, तो दरिया का रास्ता काफ़ी चौड़ा होता है। जब उसमें सैलाब फैलेगा तो उससे दो काम होंगे। सैलाब फैल गया तो वो लोगों के घरों में नहीं आएगा, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी ब्रेक हो जाएगी, और जैसे जैसे सैलाब नीचे जाएगा वो ज़मीन में जज़ब होता जाएगा। जब ज़मीन में सैलाब जज़ब होगा तो वो मुस्तकबिल के लिए आपके पानी का ज़ख़ीरा बन गया। और हमने एक स्टडी की 1-2 साल पहले, उसमें हमने इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा लगाया कि अगर दरिया का रास्ता खुला हो तो कितना पानी आप स्टोर कर सकते हैं। आपके जो दरिया के नीचे रेत है, उसके नीचे 500 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। आपका सबसे बड़ा डैम तरबेला 6 से 7 मिलियन एकड़ फुट करता है, तो तकरीबन 100 गुना ज्यादा पानी आपके दरिया के नीचे जो रेत है वो सस्ते में भी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, हमारे पास 2 और सवाल हैं अहम। पहले तो कि समंदर में पानी गिरना कितना जरूरी है, ये जरा समझाइए। या बाज़ लोग बहुत जरूरी है जी, इसका कुछ समय बताइए हमारी। नहीं, देखिए, समुंदर में पानी का गिरना इतना ही जरूरी है
जितना आपके जिस्म से पानी का निकलना ज़रूरी है। आप खुद सोचें कि आपके जिस्म में जो पानी के निकलने का मैकेनिज्म है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो आप बिस्तर मर्ग पे चले जाएंगे विद इन कपल ऑफ डेज। और इसने समुद्र में जाना होता है वापस। आपका डेल्टा इससे बनता है के लिए बहुत जरूरी है, मैंग्रोव के ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, और वहाँ पे ज़ाहिर की जो आबादी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि समंदर इरोड ना करे। मुझे मेरा आखिरी सवाल है कि अर्बन फ्लडिंग भी एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभरा है, वो चाहे कराची हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे लाहौर हो। इसकी भी वजह यही है कि बैड प्लानिंग, बैड मैनेजमेंट, बैड इंजीनियरिंग। जी एग्जैक्टली, प्रिसाइसली यही वजह है। देखिए, हर जो अर्बन लैंडस्केप है उसमें अर्बन लैंडस्केप बनने से पहले का वहाँ पे एक हाइड्रोलॉजिकल लैंडस्केप होता है जिसमें पानी के गुजरने के रास्ते होते हैं। कुछ परमानेंट स्ट्रीम्स होती हैं जिस तरह की इस्लामाबाद में, कुछ बरसातियाँ या बरसाती नाले जिनको हम कहते हैं, वो पानी की गुजरगाह होती है। अब हुआ क्या है कि जो हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, अगेन जिस तरीके से हमारी सिटीज़ जो हैं वो बेहंगम तरीके से बड़ी हुई हैं, हमने उन नालों के बीच में दो काम किए हैं। एक तो उनके बीच में एनक्रोचमेंट्स किए हैं, उनको छोटा कर दिया है। दूसरा, हमने उनके बीच में अपना हर किस्म का गंद फेंकना शुरू किया है। सॉलिड वेस्ट जितना आपका है वो सारा आपके नालों में डंप होता है, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे सियालकोट हो। हर जगह पे हम सॉलिड वेस्ट और सीवरेज वो इन्हीं नालों के बीच में डंप कर रहे हैं। ये नाले कुदरत ने बनाए थे जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे, एनवायरनमेंट को सस्टेन करते थे। हमने ऊपर से कंक्रीट लगा दी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़े आपने अहम नुकात तो अब उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो रही है। नया जाविया भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने इनकी कहते हैं इंतहाई पुरमग़ज़ गुफ्तगू सुनी, और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो सिर्फ दस्ते कुदरत नहीं होता बल्कि दस्ते इंसान भी है। तो लग ये रहा है कि जी हमने जितनी मुसीबत हम पे नाजिल हो रही है इसकी एक बहुत बड़ी वजह बैड मनसूबाबंदी, कहते हैं बुरी मनसूबाबंदी, बैड इंजीनियरिंग है और गलत फैसले हैं। तो ज़ाहिर है कि इससे जब तक आप इस चीज़ को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान में ये जो मुसीबतें हैं हर बरस बाद, हर 2-4 साल के बाद दोबारा आती रहेंगी। यहाँ पे कि हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आते हैं तो कुछ सियासत के दुखों की बात करेंगे। लग ये रहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया है, महाजराई बढ़ाने के मूड में है, और साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटी से उनके जो लोग हैं इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो चीज़ों को किस तरफ लेके जाएगा, बात होती है वक्फे के बाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़ाकरात, मुफ़ाहिमत और मसालिहत के दरवाजे ज़ोरदार तरीके से बंद करते हुए बज़ाहिर तसादुम और महाजराई के रास्ते को चुन लिया है। गुज़िश्ता रोज़ एक्स पर उनके नाम से की जाने वाली पोस्ट से तो यही अंदाज़ा होता है। इमरान खान के फैसले के मुताबिक इनकी जमात के अरकान ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का सिलसिला जो है शुरू कर दिया है। जुनैद अकबर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली असगर खान अपनी अपनी कमेटियों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। जुनैद अकबर का कहना है कि जी पार्टी के इख्तलाफात के बावजूद हमेशा खान साहब का फैसला जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि जी हो सकता है कि किसी की ख्वाहिश हो और PAC में मेरी चेयरमैनशिप से उसको मसला हो। खान ने जब ये फैसला किया उस टाइम हमने इख्तिलाफ रखा, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो फैसला सही हो सकता है। कोई अपना ख्वाहिशमंद हो जिसका वो ख्वाहिश अरमान हो जो पूरा न हुआ हो, शायद किसी का मेरे उस पोजीशन से मसला हो, चाहे किसी हो सकता है कोई किसी को खुश करने के इस तरह का। और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब का कहना है कि जी यहाँ हुकूमत नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ मैदान छोड़कर भाग रही है। पार्लियामान की जो जड़ है, जो पार्लियामान की जान है, वो कायमा कमेटी है। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल फैसले करेंगे। इस तरह के फैसले ये नुकसानदेह हैं। अपोजिशन का अहम रोल है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें, ना कि गवर्नमेंट भागे, यहाँ अपोजिशन भाग रही है। पाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने भी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो असम्बली में काम से भाग रही है। अगर ऐसा है तो तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं? PTI के हवाले से क्या बात करें? इधर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं आप, PTI की बात कर रहे हैं, वो भी तबाही ला रहे हैं, ये भी तबाही ला रहे हैं। बात ये है कि अगर आए हैं आप यहाँ पे तो वजीफ़ा लेने आए हैं, कमेटियों में काम करने आए हैं ना भाई, तो आए काम करें। अब वो साहब अंदर से कह रहे हैं कमेटियों से, तो चले जाएं फिर। तनख्वाह चाहिए या नहीं? इससे हुकूमत को फर्क पड़ेगा? जाके उनसे सिर्फ ये सवाल पूछें, तनख्वाह तो भी लेंगे ना। बस जिस दिन वजीर उनके वो जो हैं वो कैदी नंबर जो भी है उनका, जब वो कहेंगे ना कि अब तनख्वाह भी नहीं लेना बेटा, उस दिन आप मेरे से सवाल। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान के फैसले के मुताबिक
अपने अरकान की नाअहली पर खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसले की तौसीक कर दी है। यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मज़े आ गए। इन नशिस्तों पर उनके लिए इंतखाबी मार्का जो है बज़ाहिर आसान हो गया, लेकिन तहरीक इंसाफ मियां अज़हर की वफ़ात के बाइस होने वाली खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ के इस फैसले के क्या मुहरिकात हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, मारूफ खानुदा हैं। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, क्या मुहरिकात हैं, आप लोगों का क्या मशवरा था? क्योंकि जिस किस्म की एक्सपर्ट पोस्ट की है उन्होंने या उनके नाम से जो की गई है उससे नज़र ही आ रहा है कि महाज़राई में सिर्फ इजाफा होगा। जी बिल्कुल, कल मुलाकात हुई बानी PTI से और उन्होंने बड़ी डिटेल में अपनी डिस्कशन की, सियासी मामलात पे भी, कानूनी मामलात पे भी, अपने जो हालात हैं उनके जेल में उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं। एक तो उन्होंने ये बड़े क्लियरली बताया कि आपने बाय इलेक्शंस जो हो रहे हैं उनमें हिस्सा नहीं लेना, और उसकी वजह भी बताई। उन्होंने ये कहा कि इसलिए हिस्सा नहीं लेना क्योंकि ये अगर आपने हिस्सा ले लिया तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको आप लेजिटिमेसी दे देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जहाँ तक नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, आपने वहाँ से इस्तीफे देने हैं और कमेटी से, और कमेटीज़ में नहीं शामिल होना, और अगर असेंबली की कार्रवाई है तो आप बेशक पार्लियामेंट के बाहर उसकी कार्रवाई करें। ठीक है, तो काफ़ी साफ है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो आपकी PTI से नहीं होंगे, वो अचकज़ई साहब होंगे। और उसके बाद उन्होंने ये बताई कि अगर आपके PTI के मैंने कोई नॉमिनेट किया किसी को तो फिर वो उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनको नाअहल भी करार दे दिया जाएगा। अच्छा, ये जो आपने इक़दामात बताए इस पर मैं हम आगे चल के बात करते हैं गुफ्तगू में। मेरा जो मैं चाहूँगा कि इस तरह से फोकस इस चीज़ पे करें कि जो उनकी एक्स की पोस्ट में जो उन्होंने कि जिस तरह से मतलब है कि फ़ौजी क़यादत को जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, उससे नज़र ही आ रहा है कि ज़ाहिर है कि वो कहते हैं पॉइंट ऑफ रूबिकॉन आप क्रॉस कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कि कोई और रास्ता रहता ही नहीं सिवाय इसके कि जी महाज़राई हो, और उसके बाद फिर जो एक कोशिशें हो रही थी कि फ़ाहम तफ़हीम हो जाए, कहीं से गुफ्तगू हो जाए, वो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। तो इस आपके ख्याल में ये एक दुरुस्त रवैया है, और इसमें जो PTI के जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं उनके लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है, या तो टोटली वो महाज़राई की तरफ जाए, वो जो कहते हैं तवाज़ुन की बात, गुफ्तगू की बात, वो तो सारे दरवाजे बंद हो गए इसके बाद। उस पोस्ट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। जी, मैंने इस पोस्ट से पहले भी मैंने गुफ्तगू की थी शायद आपके प्रोग्राम पे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था और मैं वो दोहराता हूँ कि मेरी नज़र में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं किसी किस्म के मुज़ाकरात, किसी किस्म का डायलॉग, किसी किस्म की गुफ्तगू, उसका जो दरवाज़ा है वो बंद है, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी साथ कहा, मैं दोबारा वो कहता हूँ आपको कि अगर माहौल ऐसा बनाती है हुकूमत, अगर वो आके सबको जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर देती है और कहती है हम अपना मुज़ाकरात सीरियसली करना चाहते हैं, तो फिर वो दरवाजे शायद खुल भी सकते हैं मुस्तकबिल में। लेकिन क्योंकि मुस्तकबिल का किसी को पता नहीं होता, लेकिन उसके लिए माहौल पहले हुकूमत को बनाना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे। फ़िलहाल आज के दिन तो मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आती, मुझे ना हुकूमत की तरफ से कोई नज़र आती है उम्मीद, ना कोई हमारी साइड से कोई इस वक्त। अच्छा, जब ऐसा आप लोगों ने सियासी आंच बढ़ा दी, इमरान खान साहब ने फैसला किया कि नहीं जनाब अब तो मतलब है ना बातचीत होगी, अब हम सख्त अल्फाज, सख्त ज़बान, सख्त जो है मौक़िफ़ अपनाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी कीमत भी होती है, और वो कीमत आपको नज़र आ रहा है कि इस बात का खदशा है कि जी मज़ीद जो है तहरीक इंसाफ के लिए मैदान सियासत पहले ही बहुत तंग कर दिया गया है। पैरायत करते हैं कि जी बहुत जबर है, बहुत मुश्किल है, तो मज़ीद उन मुश्किलात में और जबर में इजाफा हो सकता है। जी, अब मेरा ख्याल है ऑलरेडी 2 साल से बानी चेयरमैन जो हैं वो PTI के वो जेल में हैं, हमारे जो सियासी कायदीन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी जेल में हैं, वर्कर्स भी जेल में हैं, लोगों के घरों में अटैक्स भी हो रहे हैं, किसी किस्म का एहतजाज की इजाज़त नहीं है, और अब तो एक ठोक के हिसाब से
सजाओं की बारिशें भी हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्या अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सजाएं होती रहेंगी, हम भी कायम हैं और हमने कॉल किया कि हम कौम की आवाज़ बनी रहेंगे और अपनी मेहनत अच्छा, करते रहेंगे। इस बात का खदशा है कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि तैयार है, हर्चा बादाबाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जाहिर है कि पार्टी में हर शख्स का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस बात का खदशा है कि बहुत सारे लोग जो हैं दिल हार बैठेंगे, वो सख्तियाँ नहीं झेल सकते, क्योंकि हमने देखा तहरीक इंसाफ पे जब शुरू में क्रैकडाउन हुआ था तो बड़े बड़े आपके नामवर जो लोग थे, शीरी मदारी हुई, असद उमर हुए, फवाद साहब हुए, इमरान हुए, यहाँ पे जो है हमारे गवर्नर हुआ करते थे इमरान इस्माइल साहब, ये सारे के सारे लोग एकदम गायब हो गए। तो अगर जबर बढ़ता है तो फिर खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। लीज़ा साहब, खदशा है कि मजीद लोग टूट सकते हैं? ये देखिए, वो खदशा तो हर वक्त रहेगा, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि लोगों ने ऑलरेडी 2 साल की बहुत सख्त किस्म की सजाएं बर्दाश्त कर ली हैं, इनको सजाएं ही कहूँगा मैं, और उनके कारोबार भी ख़त्म हुए हैं, उनकी फैमिलीज भी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। तो ये सारे इसके बावजूद वो खड़े हैं इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ और उनके साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है अब उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा, वो कह तो नहीं मैं सकता, हर एक का अपना अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होता है। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि जिस तरह 2 साल से सारे खड़े हैं वो खड़े ही रहेंगे। दुरुस्त। अच्छा, एक और बात, अब हम आते हैं कि जो आप लोगों ने फैसला किया सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात का। अब एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब है कि डेविल्स एडवोकेट अगर आप मुझे बनने की इजाज़त दें, कि जी मतलब है आप मैदान खुला छोड़ रहे हैं। अब लग ये रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इतने दबाव में कि उन्होंने कहा जी हम साथ मिल के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में। लेकिन जब आप लड़ेंगे ही नहीं तो आप कहते हैं ना प्लेट में रख के नहीं दे रहे उनको ये नशिस्तें। देखें, हर फैसले का कोई प्लस पॉइंट होता है, कोई माइनस पॉइंट होता है, प्रोज कॉन्स होते हैं, फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो ये आपकी जो आपने बात की कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, और आपने उसके साथ और भी कई फायदे हैं इलेक्शन लड़ने के, वो अपनी जगह। दूसरी तरफ ये भी एक आर्गुमेंट है, एक बहस है कि आप लेजिटिमेसी देंगे डिस्क्वालिफिकेशन को, जो नाअहलिया की है हमारे लीडर्स की, चूंकि सीट उस गैर कानूनी नाअहली की वजह से खाली हुई है, तो उस किस्म के इलेक्शन में हिस्सा लेने से आप उस नाअहली को लेजिटिमेट कर देंगे। तो ये भी एक बहस है। तो सारी बहस हुई थी, खान साहब के सामने ये सारे पॉइंट्स रखे गए थे, और जिसपे कोई घंटा 1.5 घंटा बहस होती रही, कल डिस्कशन होती रही। वो बाद में आप लोगों की उसकी जो है सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ गुज़िश्ता रात को, तो पार्टी यकसू हो गई इन मामलात के ऊपर कि यही करना है। तमाम लोग एक इत्तेफाक राय है, तमाम पार्लियामेंटेरियन, सियासी कमेटी, जो आपके और लोग हैं। जी जी, जैसा मैंने कहा कि उसके बाद ये जब फैसला हो गया तो उस पॉलिटिकल कमेटी में जब मामला गया तो वो तो गिवन था, वो तो एक एक्सेप्टेबल चीज़ थी, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि अगर खान साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने उसमें भरपूर तरीके से उसको करना है। तो मेरी नज़र में अब ये फायदा या नुकसान होना था या नहीं होना था, वो अब गुजर गई बात, अब एक फैसला हो गया है, तो अब सारे उस पर यकजा हैं। और ये जो पार्लिमानी कमेटीज हैं उनसे भी निकलने का जो फैसला है, तो उसमें भी मतलब है फिर वही मैं आर्ग्यू करूंगा कि बिल्कुल केक वॉक दे दिया आपने हुकूमत को कि बहस मुबाहिसा ना हो, जो चाहे वो कर डालें, क्योंकि लोग कहते हैं जी बड़ा मतलब जान होती है पार्लिमानी निज़ाम की ये कमेटीज़ जो होती हैं। जी, कमेटीज़ वाला भी जो इशू था, उसमें नेशनल असेंबली की जो कमेटी की रेजिग्नेशन हुई उस पर भी डिस्कशन हुई। कमेटी का मकसद ये होता है कि आप एक तो जो हुकूमत है उसके ऊपर पूरी तरह अपना काबू रखें और उनको उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, और दूसरा आवाम की भी मदद करें। लेकिन जो नेशनल असेंबली की कमेटीज़ थी हमारी, उसमें जब हम रूलिंग्स देते थे हमारे चेयरमैन पीपल, तो वो किसी किस्म की उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती थी। तो प्रोटेस्ट के वो बिल्कुल ही बेकार किस्म की कमेटीज़ हो गई हैं। इन प्रोटेस्ट उनको हमने रेजिग्नेशन का फैसला किया, और उसके अलावा इस प्रोटेस्ट में ये भी शामिल है जो हमारे लीडर्स ऑफ द अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर्स और बाकी एमएनएज को गैर कानूनी उनकी नाअहली हो रही है, उसकी भी एक प्रोटेस्ट का एक तरीका है। तो जब आप प्रोटेस्ट की बात करें
तो फिर फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, फिर एक प्रोटेस्ट है, असूल के ऊपर प्रोटेस्ट है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ठीक है कि आप लोगों ने मज़ाहमत का रास्ता चुन लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि मज़ाहमत में भी लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ सस्टेन तरीके से तसलसल के साथ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं कर पा रही है। आप लोग एक रोज़ा एहतजाज करते हैं, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि थकावट आ जाती है, मुश्किलात इतनी है कि फिर अगले रोज़ नहीं हो पाता। तो तहरीकों में तो ये होता है कि अगर तहरीक है तो फिर रोज़ एहतजाज होता है। आप लोग उस पोजीशन में लग नहीं रहा कि PTI है उस पोजीशन में। ये देखें, एहतजाज अपनी जगह, वो उसमें आपको पता है कि जब एहतजाज आप करने जाते हैं बिलखुसूस पंजाब में, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं रहता, इतनी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और इतनी एक तरह से दहशत गर्दी होती है हुकूमत की तरफ से एक सियासी जमात के कारकुनों पे कि वो हमारी एहतजाज की जो ताकत है उसको कमज़ोर कर देती है। लेकिन जिस इमरान खान साहब ने कहा है कि बड़ा जलसा होगा और ये पेशावर में होगा और पूरे से लोग। आपके ख्याल में मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपकी जो ये हिकमत अमली है कि मज़ीद कम अज़ कम सियासी आँच में इजाफा कर दिया जाए, सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए, सख्त बात की जाए, उसके बाद हुकूमत दबाव में आएगी या सिर्फ जो है एक तरफा तौर पे फिर आप लोगों के ऊपर जो है जबर में इजाफा होगा, ज़्यादा मुश्किलात होंगी और PTI ज़्यादा ग्राउंड लूज़ करेगी? देखिए, हुकूमत ने तो अपना जबर करना ही है, तशद्दुद करना ही है, वो तो मेरा ख्याल है उनका सर्वाइवल ही इसी पे है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम जिद्दोजहद ख़त्म कर दें, तशद्दुद करेंगे या इसको भी ज़्यादा करेंगे, मजीद तकलीफात जो है उसके लिए हम उसके लिए तैयार हैं आप लोग। अच्छा, मुझे एक और आखिरी सवाल याद आया, और क्यों आखिरी सवाल मेरे ख्याल में 2-3 हो गए। वो आखिरी सवाल ये कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा जो है वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। वो एकदम जलाल में आके इस्तीफ़ा दे देते हैं, फिर वो उनको मना लिया जाता है। क्या वजह है? इतने मंझे हुए कानूनदा हैं, क्या ऐसी चीज़ ट्रिगर करते होती है कि जिसकी बिना पर वो मजबूर हो जाते हैं कि जी मैं नाराज़गी के इज़हार जो है बरमला प्रेस के सामने करें, आकर वो अवाम के अंदर आके बात करें, एक्स पे पोस्ट करें? जी देखें, ये तो सवाल खैर उनसे आप पूछें, उनकी बिहाफ पे मैं जवाब तो नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। अच्छा। वो ट्वीट पे, अगर आप अपने ट्विटर पे आप कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ इस्तीफ़ा, तो वो फिर इस्तीफ़ा नहीं होता, वो एक आप जज्बात का शायद, लेकिन वो इज़हार भी अली ज़फ़र साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बातें मतलब है आनी नहीं चाहिए। अगर नाराज़गी भी है पहले तो अंदर के फोरम्स में बात होती है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब मैं जैसा मैंने कहा कि इसका सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। चले, लेकिन मेरी नज़र में ये पब्लिक में इस तरह ट्वीट के ज़रिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी जब हुआ था तो खान साहब ने जब भी किसी ने करने की कोशिश की है तो उन्होंने यही कहा है कि आप इस्तीफे इस तरह नहीं देते। और वो चलिए, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया। हम सलमान अकरम राजा साहब को कोशिश करेंगे अगली मरतबा अपने प्रोग्राम में बुलाएं, और वो आते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू। पाकिस्तान की सियासत की डोर जो है मुसलसल उलझ रही है, सुलझाई नहीं सुलझ रही है। तो खैर देखते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली है जिससे तमाम तर इशारे है कि जी महाजराई बढ़ेगी, और उसके नतीजे में जो है अंदाज़ा ये कि जी तहरीक इंसाफ पे जबर भी बढ़ेगा, उन पर सख्तियाँ भी बढ़ेंगी। कैसे संभालते हैं, एक सवाल है। एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत की, पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जी सैलाब है, बारिशें हैं, और दूसरी जानिब जो है एक सियासी तूफ़ान बरपा है। अब ज़ाहिर है कि दस्ते कुदरत से तो हम लोग नहीं डर सकते, उसको तो भुगतना ही होगा। लेकिन क्या जो सियासी आँच है, सियासी महाजराई, उसमें कमी की जा सकती है? यकीनन की जा सकती है। और इसके लिए जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कुछ कहते हैं एक एक कदम पीछे हटना होगा, कुछ लचक का मुजाहरा करना होगा। लेकिन जाहिर है कि इस काम के लिए भी जिनके पास इख्तियार और ताकत है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन फिल वक्त नज़र ये आ रहा है कि जनाब दोनों जो हैं पार्टियां अपने अपने पोजीशन पे मुस्तहकम तरीके से खड़ी हैं, और पाकिस्तान के जहां एक तरफ सैलाब है वहीं पे सियासी तूफ़ान में भी आपको इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।